वालेकुम नाज़रीन, मैं खुमार सलान को अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। कल से मेला शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का। वर्ल्ड कप तो अच्छा नहीं रहा हमारे लिए। पिछले पूरा अगर 1.5 साल की मैं बात करूं, सिर्फ 1 साल की नहीं, 1.5 से 2 साल बहुत बुरे गुजरे। उससे पहले हमारा डिक्लाइन शुरू हुआ और 1.5 से 2 साल में देखते ही देखते पाकिस्तान की वो क्रिकेट टीम जो कि क्रिकेटिंग हलकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट समझी जाती थी, जिसको ऐसी टीम कहा जाता था कि इसका कुछ पता नहीं है, ये किसी के साथ फाइनल में आ जाए तो बुरी परफॉर्मेंस के साथ भी पहुंचती है और फिर फाइनल में ऐसा खेलती है कि दूसरे सरप्राइज हो जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद होगी। फिर इस टीम के बारे में कहा जाता था कि इसके अंदर जितनी भी तोड़ फोड़ हो, इसके अंदर जितने भी नए खिलाड़ी हैं, पता नहीं चलता ये कैसे वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। तो फिर इसने वर्ल्ड कप भी जीत के दिखाया T20 का, यूनुस खान की क़यादत में। फिर ये टीम थी जो कहते थे ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हरा सकती है, इसका कुछ पता नहीं होता। तो हमने वहां भी ये कारनामा करके दिखाया। अब इस टीम के बारे में कहा जाता है कि इसका पता है हमें, इसने जीतना नहीं है। ये एक बहुत दुखी और तकलीफ दे जुमला है पाकिस्तान के क्रिकेटिंग फैंस के लिए, उन क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स की जानिब से जो पाकिस्तान टीम के खैर खा भी हैं। उन्होंने इसको फॉलो भी किया है, उन्होंने इसके खिलाफ क्रिकेट भी खेली है, जिसमें बड़े बड़े क्रिकेट जुगादरी, मैं रिकी पॉन्टिंग की बात करूं, मैं इंग्लिश क्रिकेटर्स की बात करूं, माइक एथरटन की बात करूं, नासिर हुसैन की बात करूं, मैं किस किस की करूं, कपिल देव इस पे बात कर रहे हैं, इवन सचिन तेंदुलकर इस पे बात कर, सौरव गंगुली इस पे बात कर चुके कि हम ये वो टीम नहीं है जिसके साथ हम खेला करते थे। और पूरी दुनिया के बड़े क्रिकेटर्स जो खेले पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के टैलेंट के खिलाफ, वो हैरान है कि कहाँ गया वो टैलेंट। लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता था, तो उस लैंड ऑफ पेसर्स में निकल के हमारे पास जहीर अब्बास भी आया, हमारे पास जावेद मियांदाद भी आया, हमारे पास इंजमाम यूसुफ भी आया, सईद अनवर भी आया, यूनुस खान भी आया, और उसी लैंड ऑफ पेसर्स में बाबर आजम भी आया, रिजवान भी आया। लेकिन हुआ क्या, पूरी टीम को ऐसी नज़र लगी कि परफॉर्मेंसेस दिन ब दिन नीचे, और डोमेस्टिक का इतना भारी भरकम स्ट्रक्चर हुआ कि पूरा साल डोमेस्टिक की एंगेजमेंट होती है, और उस पूरा साल एंगेजमेंट में 3 टीयर्स की क्रिकेट हो रही है, ABC 3 टीयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन 3 टीयर्स की क्रिकेट में हम एक मिडिल ऑर्डर के 2 मुस्तनद खिलाड़ी नहीं निकाल पा रहे। ये हाल है हमारी क्रिकेट का। टेस्ट हो तो मिडिल ऑर्डर की वजह से परेशानी, हम टेस्ट को आखिरी दिन तक ले जा नहीं पाते चूंकि मिडिल ऑर्डर वो प्रेशर नहीं ले पाता। वनडे हो तो मिडिल ऑर्डर की परेशानी, चूंकि 50 ओवर की गेम है, ओपनर्स का काम दायरा खेलना है, उसके बाद मिडिल ऑर्डर क्राफ्ट करते हैं इनिंग को। हम 30-40 ओवर बहुत बड़ी बात है किसी में खेले हो, हम तो 20-25 ओवर की टीम रहेंगे। जब हम वहां 20-25 खेलते हैं, हमें लगता है शायद हम T20 की टीम है। फिर T20 खेलते हैं तो वहां 20 ओवर हमसे पूरे नहीं खेले जाते, हमारा मिडिल ऑर्डर वहां कोलैप्स कर जाता है। हम ढूंढते रहे ओपनर ओपनर ओपनर, हमारा प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर निकल आया। क्यों निकल आया, इसकी बहुत सारी रीजंस है। आज मैं ज़रा डोमेस्टिक पर भी बात करूंगा। वर्ल्ड कप हमारा बहुत बुरा गया, हमारे सामने है बांग्लादेश सीरीज़, बहुत अच्छा खेला बांग्लादेश, फुल क्रेडिट है बांग्लादेश को, और हमारी टीम उसमें भी नाकाम रही। यंग टैलेंट गया, बहुत अच्छे खिलाड़ी गए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें ग्रूम होने पर, लेकिन जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन पर इक्वलेंटली जिम्मेदारी है, जिन्हें बार बार चांस मिलता है, बार बार, लेकिन वो बार बार अपने चांस को ज़ाया कर रहे हैं। कुछ ने अपना खेल तब्दील कर लिया है, कुछ ने तरीक़ाकार तब्दील कर लिया है खेल का, कुछ का फोकस ही हट गया खेल से। आए इस पर मिलकर सारे बात भी करते हैं और सोचते समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद ऐसा क्या कारनामा अंजाम दे लेंगे हम कि हमारे पास एक बार फिर ऐसी ज़बरदस्त टीम खड़ी हो जाएगी कि हम हैरान हो जाएंगे कि चलो T20 के लिए तो लड़के निकले पाकिस्तान सुपर लीग से। जहांगीर खान साहब खुद भी क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सैयद हैदर भाई, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सैयद हैदर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया हैदर भाई, थैंक यू सो मच। फहद लियाकत साबिक क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं, और बड़ी ज़बरदस्त टेक्निकल एनालिसिस फहद हमेशा करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। अच्छा जी, चूँकि डोमेस्टिक की बात है जहांगीर साहब, आप तीनों हजरात इसको बड़ा फॉलो करते हैं, पहले ज़रा आपसे, क्योंकि आप रिसेंटली ये सारे आकिब वगैरह इनके साथ जुड़े हैं, डोमेस्टिक आप फॉलो करते हैं, खुद आप खेल रहे हैं, अभी तक खेल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है अपनी फिटनेस को लेकर। सर, शुरुआत में ही पहला मसला ये हमारे साथ वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ एक्सपेक्टेड था, और क्या उससे पिछला वर्ल्ड कप भी सेम ही था, हमें इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, और उससे पिछला वर्ल्ड कप भी सेम था, हमें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, उससे पिछला भी, क्योंकि 4 वर्ल्ड कप हो गए हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच रहे।
जी बहुत शुक्रिया भाईजान। असल में जो मसला जहाँ पे शुरू है ना, डोमेस्टिक को डिस्कस करने से पहले, अरसलान भाई सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपने अभी अभी इंट्रो में कहा था कि पाकिस्तान का डिक्लाइन कहाँ से शुरू हुआ है। अगर आप डिक्लाइन को देखें तो एक टाइम पे हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त जा रही थी जब हमने सरफराज को चेंज किया। देखें हमने टीम में जा बजा चेंजेस की और अपनी मनपसंद लड़कों को लेके आए, अपनी फेवरेटिज्म जो लाए। देखें पहले भी टीम में ऐसे होता था कि आप एक दो लड़कों को निकाल के आप कर देते, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमने पूरी की पूरी टीम को हमने डिस्टर्ब किया है। सबसे पहले सरफराज सीरीज़ जीत रहे थे, हमने एक सीरीज़ की बिना पे उनको निकाला, टीम का मोरल ख़राब किया। फिर बाबर आजम टीम को लेके चले, फिर जब वो टीम को लेके चल पड़े और टीम एक रिजवान और बाबर बड़े सेट हो चुके थे और बड़ी अच्छी टीम को चला रहे थे, फिर हमने बाबर को रिवर्स किया। फिर हमने पूरा एक कंपेन की बाबर के पीछे और अपने स्टार प्लेयर के ऊपर कंपेन की, जिसकी वजह से वो उनका फोकस ही जो है क्रिकेट से हट गया। वो जाते थे, वो अपने लिए खेलते थे कि शायद मैं इस टीम में सर्वाइव कर जाऊँ। उसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को उठा के देखते हैं, देखें हमारी हर दफ़ा यही बात होती है जी कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर आप देखें, अगर इंडिया की टीम अगर खेल रही है, अच्छा खेल रही है, तो उसमें ये देखें कि उनके कितने प्लेयर हैं जो इस वक्त कितने फर्स्ट क्लास खेल के टीम में आए हैं। देखें 100 फर्स्ट क्लास खेलने के बाद अगर टीम में आएगा प्लेयर तो उसकी कंडीशन कोई और होगी। हमारा प्लेयर एक लिस्ट ए का मैच खेलता है और एक बंदे को वो पसंद आ जाता है और वो टीम में आ जाता है। जब आप इतनी जल्दी किसी को टीम में डालेंगे तो वो इंटरनेशनल प्रेशर कैसे बर्दाश्त करेगा, वो टीम को कैसे लेके चलेगा। अब आप फर्स्ट क्लास के जो परफॉर्मर होते हैं वो वहाँ पे बैठे रहते हैं, और जो फर्स्ट क्लास के जिसने एक सीज़न में एक फर्स्ट, अभी आप देखें, अभी जो आप जिन लड़कों ने किया है, सिर्फ 2 लड़कों को छोड़ के, शमाइल को और मास सदाकत को छोड़ के, आप देखें किस प्लेयर ने कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। गाजी गौरी के भी ज्यादा देखें फर्स्ट क्लास मैचेस आप जिसको मेरे ख्याल में अगर आपने टीम को स्टेबिलिटी देनी है तो फर्स्ट क्लास के मैचेस का कोई क्राइटेरिया आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मिनिमम 30 मैचेस हैं, मिनिमम 50 मैचेस हैं, तो फिर जाके आपकी टीम में स्टेबिलिटी आएगी। अभी एक प्लेयर फर्स्ट क्लास खेलता है, वो एक मैच खेलता है, उसको आप उठा के इंटरनेशनल क्रिकेट में डाल देते हैं, वहाँ पे वो कैसे प्रेशर हैंडल करेगा, किस तरह वो लेके आपको टीम को चलेगा। पहले ये नहीं होता था, पहले आपके लड़के डोमेस्टिक में मार खाते थे, कई दफ़ा तो आपके 8-8 सीजन 6-6 सीजन रन करते रहते थे, टीम में जगह ही नहीं बनती थी। अब तो टिकटॉक पे टीम बन जाती है कि आप एक बंदा अपनी वीडियोस लगाता है और वो PSL के 2 मैचेस खेलता है, वो पाकिस्तान टीम में आ जाता है। तो जब उसने इस तरह के मैचेस खेले होंगे, प्रेशर मैचेस उसने नहीं खेले होंगे, उन्होंने डोमेस्टिक में अच्छे बॉलर्स को फेस नहीं किया होगा और टफ सिचुएशंस को फेस नहीं किया होगा, तो वो कैसे आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म बहुत अच्छे। चले, बड़ी डिटेल बात हुई कि एक मैच पे हम बच्चा सेलेक्ट कर लेते हैं और जिन्होंने सीजन्स खेले हुए उनको हम एक मैच का भी सुकून नहीं देते। अच्छा, वो मैं बहुत सारी रीज़न है उस पर बात आज नहीं करूँगा, लेकिन एक बच्चा आता है, खेलता है, प्रॉपर 2 साल से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, टॉप प्लेयर था वो डोमेस्टिक का, उसको मौका मिला इंटरनेशनल में, इतनी जल्दी तनकीद, उसके आने से पहले तनकीद और अभी तनकीद। क्या ये तनकीद हमने सब पर की थी? जो आता था कि चलो अभी नहीं खेला, इससे कुछ हुआ ही नहीं। सलमान अली आगा पे किसी ने इस तरह तनकीद करके बाहर निकाला था, यार इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा। सबको पता था कि यार ये चल जाएगा, वनडे में भी चल जाएगा, टेस्ट में भी चल जाएगा, इसको थोड़ा टाइम देते हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो शुरू में टाइम लेते हैं। हैदर भाई, पहले ज़रा आपसे, क्योंकि फहद से हमने बड़ी टेक्निकल चीज़ें इस पर डिस्कस करनी है, तो ये जो मामला है हमारा, ख़ास तौर पे ये डोमेस्टिक को ले लें और ये सारी सिचुएशन को ले लें आप, ये 4 वर्ल्ड कप निकल गए हमारे, हम आज भी इस पे बात करें, क्या हुआ इन 4 वर्ल्ड कप में कि हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पा रहे? हैरत की बात है। देखिए, मैं आपको बताऊं अरसलान, आपको हैरत इस पे नहीं होनी चाहिए कि 4 वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल में क्यों नहीं पहुंचे। आपको हैरत इस पे होनी चाहिए कि 99 के वर्ल्ड कप में हम फाइनल में क्यों पहुंचे। आपको हैरत इस पे होनी चाहिए कि उसके बाद के वर्ल्ड कप में क्यों पहुंच गए। क्योंकि आप मतलब मैं अपने से बात करता हूँ, मैं जिस काबिल नहीं हूँ और मुझे वहां बिठा दिया जाए तो ये मेरे साथ ज्यादती भी है और दूसरों के साथ भी है। मैं अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि टैलेंट बहुत है, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, सिफर टैलेंट है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिफर है। मैंने प्लेयर्स को देखा है, डोमेस्टिक की हालत बताऊं, मैं कराची में गया, स्टेट बैंक ग्राउंड में PTV का और स्टेट बैंक का मैच हो रहा था, हालत देख के मुझे रोना आ गया यार, ये इससे बेहतर तो नेपाल के किसी क्लब की हालत होती है कि वहां पे पिच का हाल, ग्राउंड इतना छोटा था, ऐसा लगता है कि फुटबॉल का ग्राउंड है वो। अच्छा, उसके बाद पिच का हाल ये था कि बॉल उसमें 2 इंच नहीं उठ रही थी। मोहम्मद अब्बास वहां बॉलिंग कर रहे थे और मैंने उनसे बाद में कहा यार आप ये बॉलिंग जो कर रहे थे, ये तो ऐसा लग रहा था कि आप सोच कर आए थे गेंद उठानी नहीं है,
हर गेंद जो है पैर पे लगती, और अंपायर ऐसा था जैसे ही पैर पे लगती एलबीडब्ल्यू दे देता था उसके स्टेट बैंक के बैट्समैन। तो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट इस काबिल है कि आप उस पर बात करें। फिर उसके बाद जो अभी उन्होंने बात की, प्लेयर्स को बगैर डोमेस्टिक खिलाए इंटरनेशनल टीम में ले आते हैं। साद मसूद कितने मैच खेले हैं जो आप उसको लेकर आ गए? क्यों? इसकी वजह यह है कि आपके पास कोई मेजरमेंट नहीं है डोमेस्टिक की। शमाइल और मास सदाकत इन्होंने इतने मैच खेले हैं। शमाइल की मैंने टेक्निक देखी इंटरनेशनल मैच में, मुझे अफसोस हुआ कि इतना शोर था उसका, और कहाँ ऑफ साइड से बाहर निकलती हुई गेंद को वो मिड विकेट ही जाने खेलने की कोशिश कर रहा है। यानी उसको सेंस ही नहीं है कि कहाँ पे खेलना। सलमान अली आगा की आपने मिसाल दी, अरसलान सलमान अली आगा नेचुरल प्लेयर है। आप देखें उसके शॉट्स जो होते हैं वो हमेशा बैट को नेचुरल फ्लो करता है। ये बहुत कम बैट्समैनों में ये बात होती है। जैसे बाबर आजम है, नेचुरल फ्लो में खेलता है। सही, हमारे माजी के सईद अनवर थे, इंजमाम थे, जावेद, ये लोग सब नेचुरल प्लेयर थे। तो अब इस वक्त जो क्रिकेट में हमारा जो हशर इसलिए बुरा हो रहा है, उसकी 3-4 बड़ी वजह। पहली वजह यह है कि हमने जो जीरो है उन्हें हीरो बना रखा है। दूसरी बात यह है हमारे डोमेस्टिक में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। हम बस मैचेस कराए जा रहे हैं, वो जी 400 मैच हो गए, 500 मैच हो गए, 4000 लोगों ने खेल लिया, उसकी क्वालिटी क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको हैरत होगी अरसलान, हमारे मुल्क में इस वक्त क्लब क्रिकेट जीरो हो चुकी है, क्लब क्रिकेट खत्म है। बिल्कुल, देखिए आपने, मैं आपकी या इस तो बात से आपके 100% अग्री हूँ। डिपार्टमेंटल, या तो डायरेक्ट डिपार्टमेंटल है या रीजन्स है। भाई यहाँ क्लब से पे आते महंगी हैं। महंगी एकेडमीज हैं जिन्होंने कुछ ग्राउंड्स अरसलान, हायर कर लिए हैं। आपने हैदराबाद, आपने जिंदगी गुजारी हैदराबाद में, आपने देखा वहां कितने स्ट्रॉन्ग क्लब्स होते थे। सर मैं कितने खेला हूँ, जो है वो, मैं क्रिकेट हैदराबाद से अंडर 19 हैदराबाद डिवीजन होती थी। जी वो कोई जी हैदराबाद सिटी नहीं था, डिस्ट्रिक्ट नहीं था, जी, डिवीजन थी जिसके बिल्कुल अंदर डिवीजन था, पूरा टोटली भी डिवीजन था, आता मीर था फवाज, और बड़ा दादू लंबा मीर चौड़ा फवाज था। मीरपुर तक आता था। जी 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 जी। देखिए ना, ये सारी चीजें जो हैं, हमारे अरबाब इख्तियार जो हैं वो बड़ी चीजें तो बड़ी अच्छी करते हैं, दावत कर देते हैं, लाबुशैन से हाथ मिला लेते हैं, सेल्फी बनवा लेते हैं लाबुशैन के साथ, तो समझते हैं कि हमने अब जीत लिया। लेकिन असल बात यह है कि हमारा डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। तीसरी बात जो सबसे अहम बात है, एज ए नेशन हम जो है ना, सिर्फ क्रिकेट नहीं, हर डिपार्टमेंट में हमने एक महारत जो हासिल करना कहते हैं उसे, वो खत्म छोड़ दिया। सोच ही लिया है कि महारत हासिल नहीं करनी है, जुगाड़ू काम करना है, बस ये कर लिया वो कर लिया, काम निकालो, बस काम आगे बहुत चलाओ। अच्छे। अच्छा, मैं आपकी इस ये बात फिक्र से जो है ना, हाँ 200% अग्री हूँ हैदर भाई, उस पर आज ठीक है मैं ना, डिस्कस भी ये करूंगा। जब ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये हमने फिक्र, एक शोबे में महारत, हमारा बॉलर है वो बैटिंग करता है, वो अपने साथ ऑलराउंडर लिखवाना शुरू ठीक कर है ना, देता है। बस काम हमारा चलाओ, काम बैट्समैन है चलाओ वो बात होगी। बॉलर बन गया है, वो दुनिया का हाँ, बेहतरीन ऑलराउंडर बन गया जिसको हम बैट्समैन लाए थे। शॉन आज शॉन पॉलक ने, अरसलान मुझे याद है कमेंट्री करते हुए शॉन पॉलक ने कहा था, जब उसने एम्बांगवा ने कहा कि साइम अयूब कोई बात नहीं बैटिंग में फेल हुआ, या रमीज ने कहा कि बैटिंग फेल हुआ बॉलिंग कर लेगा, तो शॉन पॉलक ने कहा इट्स अ डिस्ट्रैक्शन ऑफ क्रिकेट, कि तुम एक बैट्समैन को बॉलर बनाना चाहते हो। मतलब हमें शर्म नहीं आती है कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। हम लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग हम देखिए, हार जीत कोई मसला नहीं है अरसलान, दुनिया में लोग टीमें हारती भी हैं। वर्ल्ड कप 92 पाकिस्तान ने जीता तो ऑस्ट्रेलिया भी हारा, वेस्ट इंडीज भी हारा, तो इसका मतलब क्रिकेट खत्म नहीं हुई। असल बात यह है कि हमें अपना स्किल वर्क शुरू करना होगा, स्किल वर्क के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। सही बात है। फहद, ये जो मसला 4 वर्ल्ड कप्स का है, क्या है आपकी नज़र में, क्या हो गया ऐसा सेमीफाइनल तक पहुंच नहीं पाते? हैदर भाई के मुताबिक कोई टैलेंट नहीं है, मेरे मुताबिक ये कि शायद टैलेंट है, टैलेंट को सही जगह मौका नहीं मिल रहा होगा, लेकिन हमारी कोचिंग पे बड़े सवालात हैं। वो करते क्या हैं डोमेस्टिक में, क्या कोच करते हैं कि इंटरनेशनल के लिए प्रोडक्ट ही तैयार नहीं होती? इस पे हम अगला सेगमेंट करते हैं, लेकिन अभी ज़रा ये 4 वर्ल्ड कप क्या हुआ है हमारे साथ? थैंक यू असलान भाई फॉर हैविंग मी अगेन। असलान भाई, इसमें ना देखें काफी सारे फैक्टर्स एक्चुअली इन्वॉल्व हैं। हम सिर्फ पीसीबी को देखते हैं। मैं एक्चुअली हैदर भाई की काफी बातों से पहले तो एग्री करता हूँ, काफी सारी बातें वो सही कह रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ हुआ क्यों है, इसके इसके ना काफी सारे रीजंस हैं एक्चुअली। एक तो आप ये देखिए कि ये जो जनरेशन जी है बेसिकली, यही अभी हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रही है, अंडर 19 खेली है, अंडर 16 से ये लोग आए हैं, ठीक है। इनके अपने फोकस उस तरह से नहीं है आज के बच्चे के, इनके अपने इंटरेस्ट उस तरह के नहीं है। ये जो जनरेशन है बेसिकली, इसके पास चॉइसेस इतनी ज्यादा आ गई हैं कि उनको ग्राउंड में जाने का दिल ही नहीं करता है बेसिकली, ठीक है। इसका एक मेन रीजन ये भी बहुत ज्यादा है। और दूसरा मेन रीजन ये है कि बेसिकली हमारा जिस तरह का स्ट्रॉन्ग
फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर होता था, उसमें कायदे आजम ट्रॉफी होती थी और उसके अंदर जो कोचिज बैठे होते हैं, मैं तो खेला हूं और मैं उन सारे कोचिज को जानता हूं, उनकी अप्रोच को जानता हूं, उनकी थिंकिंग को जानता हूं। उनके पास, उन कोचिज के पास क्रिकेट के अलावा कोई चीज नहीं होती थी। आप आज के कोच देख लें जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिला रहे हैं, ठीक है, उनकी कोचिंग में, उनके फोकस में, उनके माइंडसेट में और जो प्रीवियसली हमारे कोचिज रहे हुए हैं उनमें बहुत फर्क है, ठीक है। लैक ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। बहुत सारी बाहर लीग्स हैं, कोचिज की भी कोशिश हो रही होती है कि यार मुझे फलानी फ्रेंचाइज के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, मैं बाहर चला जाऊं, मैं इंग्लैंड चला जाऊं, मैं कनाडा चला जाऊं, मैं वहां चला जाऊं। मतलब अपने अंदर जो पेट्रियोटिज्म होता है बेसिकली, वो जनरेशन में भी खत्म हो गया है और जो कोचिज बैठे हुए हैं जनरेशन के ऊपर इस वक्त, उनमें से भी खत्म हो चुका है। बेसिकली हम पैट्रियट है ही नहीं है, जिस तरह के इंडियंस बन चुके हैं जिनके लिए अपना मुल्क जो है वो एक आखिरी चीज होती है और विनिंग जो होती है वो एक एक क्या कहते हैं, एक ऑनर होती है बेसिकली। इनके लिए वो ऑनर रही नहीं है। इनके लिए ऑनर है पैसा, इनके लिए ऑनर है टीवी एड्स, इनके लिए ऑनर है अच्छी से अच्छी फ्रेंचाइज में नया कॉन्ट्रैक्ट। तो मुल्क बेसिकली पीछे रह गया। फिर मैं इसमें आता हूं स्कूल क्रिकेट के ऊपर। देखें, क्रिकेटर बेसिकली निकलता कहां से है? क्रिकेटर कभी भी जवान हो के डायरेक्ट अंडर 19 के ट्रायल्स पे नहीं चला जाता है। जिसने क्रिकेटर बनना होता है सबसे पहले वो क्रिकेट स्कूल से अपनी क्रिकेट शुरू करता है। हमारे जमाने में तो बड़ी जबरदस्त स्कूल क्रिकेट होती थी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एक ऐसी चीज होती है कि डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली अभी भी होते होंगे, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं हो पा रहे। आपके पास ग्राउंड्स ही नहीं है, आपके पास नेट्स ही नहीं है। अच्छा, जो प्राइवेट एकेडमीज लगी हुई हैं वहां पे माशाल्लाह फीसिस इतनी ज्यादा है कि वो हर बिल्कुल। बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। सो बेसिकली ना, ये एक क्रॉनिक, जिस तरह एक हार्ट डिजीज होती है, तो उसके लिए पूरा बाईपास करना पड़ता है आपको। आप ये नहीं कर सकते हो कि जी अच्छा मुझे हार्ट की तकलीफ है, आज मैं इस डॉक्टर को दिखा लेता हूं, महीने बाद मैं इस डॉक्टर को दिखा लेता हूं, 2 महीने बाद मैं इस डॉक्टर को दिखा लेता हूं तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसे नहीं होता है। इवेंचुअली आपको बाईपास ही करवाना पड़ता है। तो हमारे पूरे स्ट्रक्चर को लो एक बाईपास की जरूरत है। और इस स्ट्रक्चर को एक बहुत बड़ा डेंट कहां पे पड़ा आके, जब आपने पैटर्न ट्रॉफी खत्म कर दी, ठीक है। इतनी अच्छी हमारी पैटर्न ट्रॉफी होती थी। देखें, उस जमाने में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो कायदे आजम ट्रॉफी है उसमें तो कोई लड़कों को इतने स्टाइपेंड्स या पैसे नहीं मिलते थे। तनहा जो आती थी वो पैटर्न ट्रॉफी, वो डिपार्टमेंट क्रिकेट से आती थी। आपने वो पूरी क्रिकेट ही तबाह कर दी। या जो वजीर आजम आता है, जो चेयरमैन आता है, वो एक नया फॉर्मूला लेके आता है। अच्छा, वो इतना एनालाइज नहीं करता है कि वो आके पहले देखे कि यार पिछले कौन से ऐसे सिस्टम चल रहे थे जिसमें सक्सेस रेशियो जो है वो बड़ी अच्छी आ रही थी, तो मैं उस चीज को फॉलो करूं। वो अच्छा वाला सिस्टम भी चल रहा होगा, वो उसको तबाह करके बंद कर सही देगा, बात है। अपने नए लोग घुसाएगा, ने जिस तरह भी हो रहा है, ठीक है। मतलब यार, आवे, वो कहते हैं ना, आवे आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। वो वही शक्लें, 10-12 करेक्टर्स हैं जो पिछले 5-6 साल से आपकी क्रिकेट को घुमाई जा रहे हैं, घुमाई जा रहे हैं, घुमाई जा रहे हैं। उसमें ऊंची यार शलवारों खुल वाले के भी बोला हैं। करें ना, 92 की बाकियात हैं सारी, वो हाँ 92 जी। गले पड़ नहीं, गया मैं आपको हमारे। एक और हिंट दे रहा हूँ ना, जो ऊंची शलवारों वाले हैं उन्होंने अपने वक्त की क्रिकेट तो अच्छी खेली हुई है, पर अनफॉर्चुनेटली वो आगे क्रिकेट खिला नहीं सके। अच्छा, अच्छा, इसमें एक और ये चीज है। ये मैं जरा आपसे बात करूंगा एक ब्रेक के बाद कि ये क्यों नहीं खिला सके भाई, जब इतने अच्छे क्रिकेटर्स हैं, इनसे ज्यादा क्रिकेटिंग जीनियस माइंड कौन होगा हमारी नजर में? फिर हमें बाहर से बंदा मंगवाना पड़ता है क्योंकि इनको लगाती हैं तो क्लैशेस आ जाते हैं टीम के साथ। पता नहीं क्या मसला है, ऐसा प्रॉब्लम क्या है। मैं एक छोटा सा वाकया भी शेयर करता हूँ, एक बड़ा जरूरी, अभी जो क्लब क्रिकेट की बात हो रही थी, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, वो वाकया शेयर। फिर खुश आमदीद कहेंगे अब्दुल वहीद रशीद, जिन्हें हम राशिद भाई कहा करते थे। वो एक बहुत बड़ा नाम है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। हैदराबाद
के कप्तान रहे जब डिवीज़न होती थी, बड़े सीनियर क्रिकेटर हैं। और फिर वापडा से उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, बहुत बड़ा क्रिकेटिंग करियर है। वसीम अकरम कहते थे कि मुझे अगर किसी को आउट करने में बहुत बड़ी डोमेस्टिक में परेशानी है तो वो अब्दुल वहीद रशीद है, और वो विकेट कीपर होते थे। और फास्टेस्ट बॉलर शब्बीर अहमद जैसे बॉलर की बॉल्स पे मैंने उन्हें देखा, विकेट को चिपक के विकेट कीपिंग करते थे। हम उनसे बड़े परेशान होते थे कि यार ये इस एज में ये कैसे करते हैं। वो जब कोचिंग में आए तो हम अंडर 19 खेल कर, मैं इसलिए वाकया शेयर कर रहा हूँ, सुनने वालों के लिए बड़ा ज़रूरी होगा। मैं डिवीजन खेल कर आया तो हम बहुत बड़े प्लेयर हो गए जी कि हमने तो अंडर 19 खेल ली है। क्लब का मैच था, मुझे फ़ोन आया हमारे क्लब के करता धरता जो थे, उन्होंने कहा भाई क्लब का मैच है, सुबह पहुंच जाना। तो मैं 10 बजे पहुंच गया। उमूमी तौर पे हम वो लोग थे जो 6:30-7 बजे ग्राउंड में जाके पिच पे झाड़ू मार के लेट जाया करते थे कि कोई और आके पिच ना ले ले, और झाड़ू भी हम खुद मार। अब हम 10 बजे पहुंचे हैं, मुझे कुछ नहीं कहा गया, मैच शुरू हो चुका था, फील्डिंग चल रही थी, मैंने आराम से अपनी किट वगैरह चेंज की और मैं बैठ गया। ये मैं अपना वाकया सुना रहा हूँ खुद, इसमें बहुत मैं आपको सुनाता हूँ सबक क्या है। हम बैठ गए बड़े मज़े से। जब मैं बैठ गया तो किसी ने मुझे उस वक्त कुछ नहीं कहा। उसके बाद बॉलिंग की बारी आई तो मैंने एक को भेजा अंदर कि जाओ उससे कहो, एक लड़का होता था, उनसे कहा कि उससे कहो कि मैंने आना है और मैंने बॉलिंग करनी है, तो एक को बाहर भेजे, एक फील्डर को जो मेरी जगह फील्डिंग कर रहा है। तो कोई भी अंदर से जाता पानी देता बाहर आ जाता, कहता क्या हुआ? मैंने कहा जी राशिद भाई आ रहे हैं और वो आके कह रहे हैं कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तो तब तक कोई बात नहीं होगी। वो आए, उन्होंने मुझे कहा हाँ भाई आप कितने बजे आए? मैंने कहा जी 10 बजे। उन्होंने कहा कितनी देर हो गई? मैंने कहा 1.5-2 घंटे हो गए, देखिए मुझे बॉलिंग नहीं करा रहे और अब मैं फील्डिंग करूँगा क्या? ये मेरे दिमाग में अंडर 19 का पे। उन्होंने मुझे 6 ग्राउंड के चक्कर लगवाए, उठो बेटा चक्कर लगा कर आओ। उसके बाद उन्होंने कहा अब अगला पानी तुम लेके जाओगे पिलाने। मेरी सारी अकड़ वहीं ख़त्म हो गई, इंसानियत आ गई। अगले मैच में सुबह 6 बजे हम वहीं थे, पिच को झाड़ू भी मारा, पूरी बैच में फील्डिंग भी की, ये उन्होंने करवाया। जहांगीर साहब ये मैं आजकल मिसिंग देखता हूँ कोचेज़ में भी। देखें मेरिट, अगर आप मेरिट देखेंगे, मेरिट पे फैसले करेंगे तो फिर तो मैं अपना वाकया सुना, फिर तो हमारा आपको यही दिमाग चीज़ें खराब हो फेस गया था, करनी 2 मिनट पड़ेंगी। में लेकिन दिमाग यहाँ सही कर पे दिया उन्होंने। फेवरेटिज्म जब चलता है तो फिर यही अभी हैदर भाई कह रहे थे कि यहाँ पे टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है। देखें ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और अगर आप क्लब्स में जाके देखें या डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें, लेकिन मसला सिर्फ क्या है कि अभी बात कर रहे थे ना कि ऊंची शलवारों वाले आए, उन वहाँ पे जब ईगो होगी ना हर तरफ, तो ईगो के ऊपर कोई क्रिकेट नहीं खेली जाती। जिस तरह आप ग्राउंड के आपने 6 चक्कर लगाए हैं ना, तो फिर आपको समझ आई है कि क्रिकेट क्या है। तो यही होना चाहिए। अभी अगर आप उठा के देखें, अभी क्रिकेट को देखें, मैं पिंडी की फर्स्ट क्लास क्रिकेट चले मैं फॉलो भी करता हूँ, मैं बीच में बैठता भी हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास कितने अरसे से ऑलराउंडर्स की कमी है। एक ही हम ऑलराउंडर खिलाए जा रहे हैं, फ़हीम अशरफ, और उसको चेंज करते हैं तो शादाब आ जाता है, शादाब और फ़हीम अशरफ के अलावा आ जाता है, ठीक है नवाज आ जाता है, इनके अलावा हमें कोई ऑलराउंडर। क्या हमने पिछले 5 साल की फर्स्ट क्लास क्रिकेट उठा के देखें, क्या मुबस्सिर खान वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा है एज ए ऑलराउंडर? आपने उसको हर तरह की क्रिकेट खिलाई है, उसको शाहीन खिलाई है, हर तरह की क्रिकेट खिलाई है, हर तरफ वो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसका कहीं भी नाम नहीं आता। और जिन्होंने लिस्ट ए का एक आध मैच खेला होता है वो टीम में आ जाता है। देखें 7 के भी खिलाफ मैं बात करता हूँ, हमारा अपना बच्चा है वो हमारे पास खेलता है, लेकिन देखें जब पाकिस्तान की बारी आएगी, जब पाकिस्तान का नाम आएगा तो वहाँ पे वही खेलेगा जो डिज़र्व करता है, जिसने फर्स्ट क्लास खेली हुई है। देखें बड़ा मैच आएगा तो वहाँ पे अगर इंडिया के खिलाफ मैच है तो जिसने एक भी मैच फर्स्ट क्लास का नहीं खेला हुआ वो वहाँ पे क्या परफॉर्म करेगा? आप क्लब के कह रहे हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट की कह रहे हैं ना, मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। तो मैं भी अभी आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि पिछले सीजन में आपको पता है कि पिंडी के वो आकिब शाह ने बहुत 184 नॉट आउट मिडल ऑर्डर में किए स्टेट बैंक की तरफ से, उसने केआरएल के अगेंस्ट बेचारे को बिठा दिया अगले अच्छा मैच में। अब अगले मैच में जब फाइनल हुआ तो फाइनल में वो बाहर बैठा हुआ था जिसने 184 किया, मैं वहां था मौजूद। जी उसने 184 किया, और अगले मैच में वो फाइनल में क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर आ गया, आपका सऊद शकील आ गया, उसको कहा जी आप बाहर बैठो, जो बेशक 0 कर रहे हैं वो नहीं बाहर और बैठेंगे। इसमें एक वाकये में ऐड कर दूं हैदर भाई, ये वही मैच है, मैं वहीं मौजूद था, सऊद शकील वॉशरूम में था या सो रहा था क्या था, जिस पर इल्जाम, वो लेट गया पिच पे और दूसरे कैप्टन ने इस पे अंपायर को याद दहानी करवाई तो उसको वापस भेज दिया गया कि जी आउट डिक्लेयर है। सऊद ने उस पर बड़ा गुस्सा भी किया जी। और फिर देखें मैं वही आपको किस्सा सुना रहा हूं कि उसने फाइनल में बाहर बैठ के 184 वाले ने फाइनल बाहर बैठ के देखा, फिर उसने पेशावर के खिलाफ 115 किया तो उसको केआरएल ने साइन कर लिया। जब केआरएल की कप्तानी इफ्तिखार के पास आई तो उसने बजाय उसने कि मिडल ऑर्डर में एक बैट्समैन देते, उसने पूरा का पूरा सीजन उसको बाहर बिठाया
184 वाले को और 115 वाले को, उसको बाहर बिठाया और अपने क्लब के एक लड़के को उठा के उन्होंने मिडिल ऑर्डर में एज ए बैट्समैन खड़ाया जो कि ऑलराउंडर था। अच्छा, तो ये जब इस तरह की favoritism, क्रिकेट होगी और इस तरह का फेवरेटिज्म होगा तो ये बताएं कि आपका टैलेंट कैसे ऊपर आएगा। अच्छा हैदर भाई, ये चीज जो मैं वैसे आपसे, आपने भी क्रिकेट इतनी फॉलो की है डोमेस्टिक, मेरा ख्याल है अब्दुल वहीद राशिद साहब या राशिद भाई हम कहते थे उन्हें देखा हो आपने खेलते, बड़ा लंबा करियर है उनका। और जब वो कोचिंग में आए 1 मिनट का हमारे साथ वो मतलब ऐसा नहीं था कि वो सख्त इंसान थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन खेल के वक्त उन्होंने कभी नरमी नहीं बरती। वो हमें फील्डिंग पूरी कराते और खुद खड़े होके, ये नहीं कि खुद चले गए तो असिस्टेंट को कह दिया कैचिंग करना। मैंने आपको अपना वाक्य इसलिए सुनाया कि बहुत सारे सुनने वालों के लिए, मेरा दिमाग भी सर हो जाता है, बच्चे होते हैं हो जाता है। मैंने कहा मैं तो डिवीजन खेल आया हूँ, बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, मैं तो हैदराबाद का ओपनर हूँ भाई, तो मैं अब ये छोटे मैच में कि उन्होंने मेरा दिमाग उसी वक्त दुरुस्त किया। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे खुद भी एहसास हुआ, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपना कोई मैच छोड़ा। ये तरीकाकार कोचेस का होता है, बड़ा कुछ सिखाते थे डोमेस्टिक लेवल पे हमें या क्लब लेवल पे। जी बिल्कुल बिल्कुल अरसलान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब्दुल वहीद भाई जो है हमारे सीनियर्स थे, मैं 6 में था कम्प्रिहेंसिव में और ये 10th में थे। तो उस वक्त ये क्रिकेट हमें मतलब हमने देखी भी, खेली भी इनके साथ थोड़ी बहुत। तो बहुत ही नाइस आदमी थे, और आप जो बातें आपने उनके मुतालिक की बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, हर कोच को ऐसे होना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है, अपना जाती फोकस होना चाहिए। देखें दुनिया में जहां भी अच्छे क्रिकेटर बनते हैं वो अपनी कोशिशों से बनते हैं, कोचिज से नहीं बनते हैं। कोचिज सिर्फ उनको गाइड करते हैं, आपका अपना फोकस कितना है। हमारे यहाँ तो बॉल पे आंख नहीं है किसी की परफेक्ट, तो वो क्रिकेट क्या खेलेगा, मुझे बताएं। आपको याद होगा अरसलान, कदीमी एक प्रैक्टिस होती थी, मोजे में बॉल बांध के छत से लटकाते थे, बिल्कुल और हमने घंटों आपने जो सबने की है। ठीक है ना। अब होती है नहीं होती है, क्यों नहीं होती है जी? पुराना है, पुराना नहीं तो वो आई परफेक्ट करता था। ये बात आज समझिए। मैं ये हनीफ मलिक जो पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं, इनसे मेरी दोस्ती है, मुझे मिले अभी दिसंबर में कराची में शादी में। जो मैंने उनको बोला यार ये क्यों नहीं, कहते यार वो तो हैदर भाई पुरानी चीज है। मैंने कहा पुरानी चीज नहीं है, आई परफेक्ट होती है। बाबर आजम का प्रॉब्लम ही इस वक्त बैटिंग में जो चल रहा है वो आई परफेक्ट होने की वजह से चल रहा है। दूसरे बैट्समैन जो नाकाम हो रहे हैं आई परफेक्ट नहीं है। साहबजादा फरहान ने क्यों T20 में स्कोर किया, आई परफेक्ट थी उसकी वहां पे। तो बात यह है कि बुनियादी चीजें जो हैं वो तो अच्छा एक और प्लेयर चीज को मिस कर रहे हैं हैदर भाई, मुझे ये याद है, मैंने अब तो जाके प्रैक्टिसेस देखता हूँ तो नहीं नजर आती। आप जरा इस पे बात भी कीजिएगा, फिर इन दो से भी करूंगा। आपको याद होगा जो रोलर होता था पिच पे, रोलर मारने वाला, जी कीपर को, जी जी फील्डर्स को और बैट्समैन को पुल और हुक की प्रैक्टिस उस पर बॉल मार के करवाई जाती थी, और वो भी खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है। रोलर का पता ही नहीं है, हैवी रोलर लाइट रोलर क्या होता है, पिच को रीड करना ही नहीं आता है। ठीक है ना, पिच रीड करना भी एक फन होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अरसलान, जो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो मैं आपको बताऊं, हैरी ब्रुक इंग्लैंड का जो कैप्टन है इस वक्त T20 का और वनडे का, हैरी ब्रुक जो है उसकी मैंने थोड़ा सा उसकी पढ़ी है कि जब ये 10-11 साल का था तो उसकी माँ कहती है कि घर के बैकयार्ड में घंटों बॉल को दीवार पे मार के और बैट से रोकता रहता था। ये कंसंट्रेशन होती है, ये चीज है ना, कि वो आप जब कंसंट्रेट कर। हमारे यहाँ क्या है, एड्स में, शोज में, टीवी शोज में बिजी हैं, रात को 2 बजे तक शो किया, सुबह 8-10 बजे मैच खेलने पहुंच गए। ऐसा थोड़ी खेल सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपनी शादी वाले दिन भी वो हर रोज 600 बॉलें खेलता था, 500 बॉलें बैटिंग करता था। वो शादी वाले दिन भी उसने नहीं छोड़ा। आपकी कंसिस्टेंसी जो होती है, मुस्तकिल मिजाजी, आपका जाती आपका मेहनत, वो सबसे बड़ी चीज होती है। कोचेस काम करते हैं, लेकिन कोचेस के ऊपर सब चीजें नहीं छोड़ी जा सकती। कोचेस आपको सही बात बताते हैं, गलत जगह पर आप मेहनत ना करें, खड़े कैसे लेकिन अब होना है, ये बैट कैसे मसला भी है पकड़ना ना है। हैदर भाई, डिसिप्लिनरी एक्शंस होते नहीं है। मैंने आपको अपना वाकया इसलिए बिल्कुल नहीं सुनाया होते, है बिल्कुल। सुनने वालों अभी के लिए कि अभी सबका देखिए, दिमाग खराब इस टाइम पे हो जाता है। हमारा हुआ, लेकिन हमने सुधरे भी ऐसा, कोच ने हमें सीधा कर दिया कि ये काम नहीं। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हूँ आज मैं फखर से कि ये वाकया भी सुनाता हूँ कि मैं गलत था और वो बिल्कुल ठीक जी थे। जी 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 देखिए अरसलान, सबसे बड़ा हाई लेवल पे आकिब जावेद के खिलाफ कोई एक्शन हुआ, मुझे पता है। आकिब जावेद ने उल्टे सीधे फैसले किए, सब कुछ भी नहीं हुआ। जब हाई लेवल पे आप जो है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुमसे पहले, या कुरान में है शायद, कि तुमसे पहले ये कौमें इसलिए तबाह हो गई कि वो बड़े लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते थे जब वो गलत काम करते थे। जो बासर एहतसाब लोग का जो अमल होते हैं, बड़ा जरूरी है। अच्छा फाहद, ये जो ठीक चीजें है हम ना। डिस्कस कर रहे हैं, डोमेस्टिक आपने इतना जबरदस्त करियर है आपका, सारे बड़े खिलाड़ियों के साथ आपके, आप तो उस एरा में खेले हो, आप बेशक छोटे थे लेकिन वो सारी बड़ी टीम
मौजूद होती। ये बताएं मुझे, क्या ऐसा चेंज हुआ है हमारी डोमेस्टिक में? मैं अभी मिडिल ऑर्डर पे आखिरी पूरा सेशन मिडिल ऑर्डर पे करूं, ऐसा क्या हुआ है हमारे साथ? हम डोमेस्टिक क्रिकेट से वो टैलेंट नहीं निकाल रहे जिसे डायरेक्ट ला के हम इंटरनेशनल खिलाए। भाई रात को लड़का सिलेक्ट होता था, उसको पता भी नहीं होता था, सुबह कैंप ज्वाइन कराते थे, मोबाइल का ज़माना नहीं था, फ़ोन करके किसी को मोहल्ले वाले को कहा जाता, सुबह उससे कहो जी लाहौर पहुंच जा, बेचारा ट्रैवल भी करके जाता था, सुबह कैंप भी ज्वाइन करता था, उसके बाद वो इंतजाम भी बनता था। दान भाई, बात पता है कि हमारे टाइम पे ना दो चीजें होती थी। एक तो फर्स्ट क्लास होती थी, ऑब्वियसली, जिसने भी कायदे आजम ट्रॉफी प्लस पैटर्न ट्रॉफी प्लस, इसलिए कह रहा हूं कि कभी भी ये नहीं था होता कि सिर्फ कायदे आजम ट्रॉफी की परफॉर्मेंस काउंट करके आप कैंप में, बड़े कम चांसेस होंगे, मुझे तो कोई ऐसा नहीं याद। दोनों ट्रॉफीज में जो टॉप करता था उसका नाम कैंप में सिर्फ कंसिडर होता था। आप लेवल चेक करें, मतलब मैं ऐसे कई प्लेयर्स को जानता हूं जिन्होंने 3-3 साल टॉप किया था फर्स्ट क्लास में, और उनको सिर्फ कैंप में बुलाया गया था। सही बात है। ठीक है। दूसरा जो चैप्टर होता था वो होता था अंडर 19। अब आप मुझे बताएं कि वसीम अकरम जब पाकिस्तान टीम में आए तो वो कितने फर्स्ट क्लास खेले हुए थे? ठीक है। उसके बाद वकार यूनस जब टीम में आए, कितना को फर्स्ट क्लास खेल चुके हुए थे। उसके अलावा मुश्ताक आया, आकिब आया, ये लोग पिक किए गए थे बड़ी छोटी एज के अंदर। बिल्कुल। ठीक है। हसन रजा को जिस तरह आपने खिला दिया था, अब इसी तरह सचिन तेंदुलकर जो है वो 15-16 साल का टीम में कैसे आ गया था? ये तो नहीं हो सकता था कि वो 4 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहा था। सो बेसिकली जो आई है ना, आई, और ये सही जरूरी बात है। बात नहीं हाँ है। ये भी है। आपको आपको ना इस चीज में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि एक अच्छा क्रिकेटर जो है, जिसने एक अच्छी क्रिकेट खेली है, जरूरी नहीं कि वो अच्छी क्रिकेट खिलाएगा भी। ये ठीक। दोनों अलहदा डिपार्टमेंट्स है, दोनों अलहदा सोचे हैं। बहुत अच्छी अल्लाह बात। ताला ने हर एक को ये पावर नहीं दी हुई है कि वो ग्रेट प्लेयर था तो वो ग्रेट कोच भी हो गया। मुझे आप कोई एक ग्रेट प्लेयर बता दे दुनिया का जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, मैं आपको गिना देता हूं। ब्रायन लारा है, सचिन तेंदुलकर है, शेन वॉर्न था, वसीम अकरम है, इमरान खान है। ठीक है। ये बड़े कोचिस क्यों नहीं हुए? या इन्होंने कितनी को क्रिकेट खिलाई है, कितने को क्रिकेटर ये प्रोड्यूस बात किए आपकी हैं? सही है, इनमें से बड़े जितने आपने नाम ये लिए ये कोचिंग ना, नहीं मैं कर रहे। एक सेकेंड, मेरी बात कंप्लीट होने देना प्लीज। ये बड़ी लॉजिकल बात है। अच्छा, इन्हीं में से जावेद मियांदाद को ले लें। मैं जावेद मियांदाद से बड़ा कोच दुनिया में किसी को नहीं समझता। ठीक है। अच्छा, उस बंदे ने क्रिकेट खेलते हुए क्रिकेटर प्रोड्यूस कर दिए। लाइक वसीम अकरम को टीम में कौन लाया था? हाँ जी, जावेद इंजमामुल हक मियांदाद तक लाए को, थे। इंजमामुल हक तक को उन्होंने भी सबको इमरान लाए, रेकमेंड सबको। किया ये था। इमरान खान नहीं थे लाए। इमरान खान को जावेद मियांदाद ने ये लड़के दिखाए थे कि ये इमरान, इसको देखो, इसको देखो। तो आई आई किसकी थी? आई थी जावेद मियांदाद की। तो मेरा जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है ना, वो ये है कि भाई, ये किसी हदीस में नहीं लिखा कि इंजमामुल हक साहब ने 8-7 हजार रन किए हुए हैं तो वही क्रिकेट खिलाएंगे। आकिब जावेद साहब का नॉर्मल सा कैरियर है तो वही क्रिकेट खिला देंगे। ये जरूरी नहीं है। अब आपको एक मैं मिसाल देता हूं। ऑस्ट्रेलियन टीम जो बिल्कुल टूट चुकी हुई थी स्टीव वॉ के जमाने में, वो बैकेनन ने बनाई थी। ठीक है। बिल्कुल। और वो जो कोच था वो तो शायद फर्स्ट क्लास के भी 1-2 मैच नहीं था खेला हुआ, और उसने इतनी बड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम खड़ी कर दी थी। ये बेसिकली ना नॉलेज की गेम है, विजडम की गेम है। और विजडम जो है ना, विजडम, वो जरूरी नहीं है कि एक बंदा 50 टेस्ट खेल गया है वाह, या 100 ठीक टेस्ट हो गया खेल गया फहद, है इस पे तो थोड़ी और उसको बात भी, विजडम आ चूंकि जाएगा। डिटेल करते हैं। ये बहुत अच्छा आपका पॉइंट आया कि सही बात है कि वैसे बहुत बड़ा नाम होने का ये मतलब नहीं कि वो बहुत बड़ा कोच होगा। जहांगीर, आप खेल रहे हैं अभी, ओ खिला भी रहे हैं, लोगों को भी देख रहे हैं, इनके साथ अटैच भी हैं रावलपिंडी की टीम के साथ, चीज़ों को देख। ये मिडिल ऑर्डर हमारे यहाँ क्या है? कोई नामवर मिडिल ऑर्डर? आपको पता है कायदे आजम ट्रॉफी में जितने स्कोर किए हैं वो 6 के 6 जो खिलाड़ी टॉप लिस्ट के, वो सारे ओपनर्स हैं। तो मिडिल ऑर्डर कहाँ जाएगा बेचारा? और जो मिडिल ऑर्डर है उसको भी ये पड़ गई है कि भाईजान अब तो ओपनर की जगह हर जगह होती है, तो मैं भी अब ओपनर वाली खेल शुरू कर दूँ।
देखिए अरसलान भाई, मिडल ऑर्डर को आप कोई चांस देंगे, वो खेलने देंगे तो वो फर्स्ट क्लास में खेलेगा। उसकी वजह ये है कि आपने इतनी मुर्दा विकटें बनाते हैं, इतनी मुर्दा विकटें कि आपके Opener 400 ही out रन नहीं हो होते। जाते हैं और आपके पहले हाँ। 3 बैट्समैन होते हैं वो आउट ही नहीं होते, या फिर आप इतनी फास्ट विकेट बना देते हैं कि आप जाते हैं और 43 पे आपकी टीम आउट हो जाती है। तो वहां से आपका मिडल ऑर्डर कहां से निकलेगा? एक ये, दूसरा ये कि हम जब इंटरनेशनल क्रिकेट में हर पोजीशन पे हम ओपनर्स को ज़बरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो मिडल ऑर्डर है वो कहाँ पे जाएगा? देखें, आप अगर 1 नंबर से उठा के 5 नंबर तक देख लें तो कौन सा बैट्समैन है जो मिडल ऑर्डर में खेल रहा है जो ओपनर नहीं है? हर ओपनर को आपने, तमाम ओपनर्स को एडजस्ट करना है उनकी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देख के कि हम जनाब फखर को ले आते हैं मिडल ऑर्डर देखें ना, पे उठा फखर के। को भी हम ला रहे हैं, हम बाबर को भी ला रहे हैं, हम हसन रिजवान नवाज को को भी भी ला ला रहे रहे हैं, हैं। हसन देखिए नवाज को हसन भी ला नवाज को हमने क्यों ज़ाया किया है? सिर्फ उसका नंबर चेंज करके। अगर वो अपने नंबर पे देखें, मैंने जितनी उसकी क्लब क्रिकेट देखी है इधर पिंडी इस्लामाबाद में, कभी ज़िंदगी में वो ओपनर से नीचे नहीं आया। चले फर्स्ट क्लास में आपने उसको नंबर 4 कर दिया, लेकिन कहने का मतलब है कि आप उसको नंबर 5 नंबर 6 पे भेजेंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? आप फर्स्ट क्लास में उठा के देखें जो आपके मिडल ऑर्डर के प्लेयर हैं, जब मुश्किल सूरत हाल में जिन्होंने रन किए हैं, देखें ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप उठा, ज़रूरी नहीं आपने देखने हैं कि मिडल ऑर्डर में 800 रन किसने किए हैं। आप ये देखें कि जब आपके 7 आउट हो चुके थे, 6 आउट हो चुके थे, 5 आउट हो चुके थे, वहाँ पे किसने जाके परफॉर्म किया है और किस कंडीशन में किया है। तो वहाँ पे आप मिडल ऑर्डर, अगर आप वही सेलेक्टर रखेंगे जो कि अंदर घरों में बैठे रहेंगे, ग्राउंड्स में नहीं आएंगे, तो आपका मिडल ऑर्डर कैसे आएगा? पिछला सीज़न मैंने पूरा का पूरा फर्स्ट क्लास का मैंने ग्राउंड में देखा है, मुझे एक सेलेक्टर नहीं नज़र आया वहाँ पे कि वहाँ पे इवन रीजन का कोई सिलेक्टर नजर आ जाता कि ये जी बैठा हुआ है, ये डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देख रहा है। अच्छा, ये एक बड़ा बड़ा जरूरी पॉइंट है हैदर भाई, सरफराज के सिलेक्शन कमेटी में आने से कोई फर्क पड़ेगा? ये जो अभी जहांगीर बात करे, सही बात है, सिलेक्टर्स को मैंने भी कमो बेशी देखा हो तो देखा हो, वो भी पहले सिलेक्टर्स हुआ करते थे, आज इंजमाम तो जाते थे, खैर मैंने देखा था उन्हें, और कामरान भी जाता है, कामरान रहा था तो कामरान अकमल जाता था ग्राउंड पे, मैंने देखा है, जो बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन नॉर्मली ये पूरी सिलेक्शन कमेटी कहीं मुझे नजर, हाँ अजहर अली, उन्होंने अंडर 19 के साथ काम किया, उनके साथ हमने ज्यादती की, उनका नाम भी तक नहीं दिया, टीम बहुत अच्छा खेल गई तो सारा क्रेडिट उस वक्त हमने सरफराज को दे दिया, वो अजहर अली की भी मेहनत थी। क्या सरफराज के सिलेक्शन कमेटी में आने से कोई फर्क पड़ रहा है या पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, बल्कि सरफराज जो है रबर स्टैंप है उस कमेटी में, जैसे असद शफीक थे, जैसे अजहर अली थे, सारे फैसले आतिफ जावेद के हाथ में और आइंदा भी वही रहेंगे जब तक ये पीसीबी की ये मैनेजमेंट है। मोहसिन नकवी साहब में, जब तक आतिफ जावेद जो है वहाँ के गॉड ऑफ सिलेक्शन कमेटी हैं, और सरफराज वगैरह इनकी कोई हैसियत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सरफराज हो या कोई भी हो, चाहे वो ग्राउंड में जाए या ना जाए, लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि आप जो बात करते हैं आगे पहुंचाते हैं, उसको सुनता कौन है? तौसीफ अहमद साहब जो है वो सिलेक्शन कमेटी में 10-15 साल रहे, उनको यही नहीं पता था टीम सेलेक्ट क्या हो रही है। मुझे एक बहुत ही, मेरे दोस्त हैं पीसीबी में साहब है, उन्होंने बताया जी वो फैक्स पे जो है वो टीम आ गई और तौसीफ उनसे कहा कि साइन कर दें जी इस पे आप, उन्होंने चुपचाप साइन कर दिए क्योंकि उनको महीने की तनख्वाह चाहिए, वही महीने की तनख्वाह 50-60 लाख सरफराज को चाहिए, वो भी करते नहीं। देखिए क्रिकेट की बर्बादी इसलिए पाकिस्तान में हुई है, जो जरा सा बोला उसका मुंह बंद कर दिया, उसको पैसे दे दिए, खत्म हो गई बात। तो अब इस वक्त मसला ये नहीं है कि सरफराज सिलेक्शन कमेटी में है या नहीं है, अजहर अली है या नहीं है, मसला ये है कि जो लोग हैं वो दयानतदारी से बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, और बेशर्मी ये है कि गलत अपने फैसलों पे नदामत भी नहीं है उन्हें, बड़े आराम से कहते हैं जी ये टीम जीतने के काबिल नहीं थी, ये तो बहुत कर लिया इन्होंने, तो फिर आपने टीम सेलेक्ट क्यों की थी? तो इस वक्त सुनने वाला कौन है? मुझे बताएं, पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट क्या, कौन से जगह पे कोई आपको सुनने वाला है? अब क्रिकेट का प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स में, इसमें बातें दूसरी नहीं करना चाहता, वरना हाल ये है कि क्रिकेट जो लोग खेल रहे हैं इस वक्त, बाय गॉड मैं बाहर रहते हुए कह रहा हूँ, वो जिहाद कर रहे हैं। जो हालात हैं कराची के और दूसरे इलाकों के, वहां पे आप क्रिकेट के लिए वक्त निकालें, पैसा निकालें, बैट 1-1 लाख रुपए का बैट आता है क्लब में या लोकल आप खेलें, बड़ी बात है ये कि आप जिहाद कर रहे हैं, वरना जो हालात है इस वक्त कराची वगैरह के, उसमें क्रिकेट हो नहीं सकती है। तो ये सारा जो है ना एक इसी तरह चलता रहेगा सलाम, हम इस तरह बैठकर बात करते रहेंगे, वो लोग वहां बैठ के अपना काम करते रहेंगे, हम अपना करते रहेंगे, और इसी तरह जो है अगले 10 साल भी गुजर जाएंगे, और 10 साल के बाद पीएसएल आप पर फिर भी यही बात कहेंगे। करनी है, हम जरा पीएसएल पे पूरा लास्ट सेक्शन में बात करें। कॉटनी वॉश बहुत बड़ा नाम, मेरे तो बड़े फेवरेट बॉलर्स में से एक बॉलर हैं, बड़े खूबसूरत वेस्ट इंडीज के शानदार लेजेंडरी बॉलर है, वो पीएसएल की एक फ्रेंचाइज के साथ जुड़े हैं। बहुत अच्छे अच्छे नाम, जेसन गिलिस्पी वापस आए हैं पीएसएल को लेकर, और बहुत सारे नाम आए हैं इस बार, अच्छे हमें बड़े कोचेस भी नजर आ रहे हैं, नाम भी नजर आ रहे हैं।
उम्मीद ये है कि कोई टैलेंट को निखार दे, वो टैलेंट जो अली रज़ा की सूरत में हमारे पास मौजूद है, दीगर बॉलर्स जो अंडर 19 के बड़े शानदार बॉलर्स हैं, आपने देखा ही उन्हें खेलते हुए, बड़े कमाल के बॉलर्स हैं। मैं अहमद दानियाल का ज़रूर जिक्र करूँगा। एक बॉलर है जो जहन से बॉलिंग कर रहा है, वो आखिरी ओवर में 4 रन बचाने की भी एहलियत रखता है। जमान को मैंने देखा है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, मुश्किल पिच पे ऑस्ट्रेलिया जाके वो अंडररेटेड है, उसको कोई पूछता नहीं है, अब तो वो इंजर्ड है बेचारा, लेकिन बड़ा कमाल का। तो ये है टैलेंट हमारे पास, लेकिन हम उसको यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहा। अब ज़रा पीएसएल को लेकर बात करते, क्या होप है हमारे पास। ब्रेक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पीएसएल जी, मैचेस होने जा रहे हैं कल से, और चैंपियन लाहौर कलंदर का मैच होने जा रहा है हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्स के साथ। HHK किंग्समैन जो है वो बड़ी शानदार टीम के तौर पे आ रही है सामने, और बड़े बड़े नाम उसके साथ जुड़े हैं। बीच में कंट्रोवर्सी भी हुई है। पहले ज़रा फहद, कंट्रोवर्सी चूंकि हुई है, आप उसका हिस्सा ही बनने जा रहे थे सियालकोट टीम का, अजीब सिचुएशन हुई। आप देखें, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज लेके वो क्या करना चाह रहे थे, अल्लाह ने बचाया। और गौहर जिन्होंने फ्रेंचाइज ली वो खुद पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, फर्स्ट क्लास उनका यहाँ खेली, बड़ा ज़बरदस्त और बहुत शानदार, वो डिसेंट एक गाय। और शुक्र है कि ऐसे लोगों के हाथ में आ गई फ्रेंचाइज, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसी दौरान कम टाइम में उसको दोबारा खड़ा करके मुल्तान सुल्तानी कर दिया, लेकिन अच्छे तरीके से। इट वॉज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट सलान भाई, क्योंकि आपको पता होगा कि सियालकोट जो एक शहर है उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। सर नॉट ओनली ये क्रिकेट, जितने हर स्पोर्ट्स में, हॉकी के तो बड़े जय्यद नाम, हाँ शहनाज जी, शेख साहब वहां से हैं। इसलिए कि देखेंगे इक्विपमेंट ही वहां से बनता है, और बड़ा टैलेंटेड सिटी है क्रिकेट को लेके। वर्ल्ड चैंपियन रही है उसकी टीम T20 की, इसका मैं भी फॉर्चुनेटली हिस्सा रहा हूँ। तो जब ये बंदे आए, ये जो ओजी डेवलपर्स वाले हैं, इन्होंने आके अनाउंसमेंट की, बिडिंग की, और इन्होंने जब सियालकोट टीम का नाम लिया तो एक ऐसा रिस्पांस आया मार्केट से, लोगों से, जो कि पहले कभी भी ऐसा रिस्पांस नहीं आया था। इतने खुश थे लोग। और ऑब्वियसली मतलब मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि मैं सियालकोट से हूँ और मेरी बात भी उनसे हुई, और वो मुझे कुछ अकोमोडेट भी करना चाह रहे थे, मैं भी उसका हिस्सा बनना चाह रहा था। लेकिन इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि उन्होंने एंड अप किस तरह से किया, बेसिकली कि उन्होंने वो उनसे पैसे ही अरेंज नहीं हुए। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पैसे कैसे अरेंज नहीं हुए, क्योंकि वो लाहौर में इतने बड़े बिल्डर हैं, और उनके माशाल्लाह प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हैं वो इन टाइम डिलीवर हो रहे हैं। एक होता है ना, मतलब एक बैंकरप्ट बंदा होता है या बैंकरप्ट बिल्डर होता है कि जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर देता है, लोगों के पैसे हड़प लेता है और उसको ऑन ग्राउंड डिलीवर भी नहीं करता है। इनके तो प्रोजेक्ट्स मैंने खुद देखे हैं, ऑन ग्राउंड डिलीवरेंस भी है। मुझे समझ नहीं आई कि ये करना क्या चाह रहे थे, और ये सारा कुछ करके इनको फायदा क्या हुआ और बेसिकली। कोई ऐसी बैंकरप्ट कंपनी भी नहीं है, वो जो अच्छी सारा खासी। रीजन है, देखिए आप सियालकोट की टीम को ना सिर्फ सियालकोट शहर कंसीडर ना करें। मैंने तब भी ये बात की थी कि वो एक रीजन है, जो कि मुरीद के से स्टार्ट कर लें या गुजरावाला से स्टार्ट कर लें, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बाउद्दीन, खारियां, वो सारा क्राउड एक्चुअली वहां आना था, उसने पार्टिसिपेट करना था। लेकिन इन लोगों ने तो बड़ा डिसअपॉइंट किया और बेड़ा गर्क कर दिया। फिर तो वो गोहर जो लड़का है उसने अच्छा इनिशिएट लिया, लेकिन देखिए ना, गोहर अपने शहर में ले गया टीम। अब मुझे एक बात बताएं, मुझे सियालकोट पूरा जो रीजन है, उन लोगों का क्या कसूर है? कितनी होप्स वहां से जनरेट हुई थी कि वहां ऐसा सही होएगा, बात है, ये आपकी एम्प्लॉयमेंट बात अच्छी है। अच्छा, निकलेगी। चूंकि मैंने इसलिए आपसे बात शुरू की, आप खुद, मुझे पता है कि बड़ी क्लोज मामलात चल रहे थे, आप इसका हिस्सा ही बनने वाले थे। वो अल्लाह ताला ने, वसीम अकरम भी छोड़ गए, अल्लाह ताला ने, चले बेहतर जो करना होता है किस्मत में वो बेहतर लिखा होता है। हैदर भाई, पीएसएल स्टार्ट से पहले ये छोटा सा एक वाकया हुआ, खैर है, अब ये काम किसी की गलती तो नहीं है। मैं हैरान ये हूँ कि ओजी ग्रुप जो है वो कोई ऐसा छोटा ग्रुप नहीं है, अगर मैं उसकी सारी चीज़ें देखूं, और बड़े उनके प्रोजेक्ट्स हैं। पता नहीं वो क्या करना चाह रहे थे और क्यों उन्होंने इस तरह से, ये वो शायद खुद स्लीपिंग पार्टनर रह के आगे किसी और को देना चाह रहे थे ठेके पे, वो हो नहीं पाया उनसे। हैदर भाई। जी जी, हाँ अरसलान, आपने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया कि वो
छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप बने, जैसे वो कंस्ट्रक्शन में छोटे से बड़े बने, ऐसे ही वो क्रिकेट में भी उन्होंने आगे एक चीज 2 रुपए मिली आगे 3 रुपए में बेच दी वाली कहानी की है। बहरहाल ये पीसीबी की या पीएसएल मैनेजमेंट की कमजोरी थी और सुस्ती थी, उन्होंने सही तरह इस पर वर्क नहीं किया। अगर सही तरह वर्कआउट करते तो ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये कि फ्रेंचाइज बेचते वक्त क्रिकेट बोर्ड को, पीसीबी या जो भी हो कोई बोर्ड, उनको थोड़ा सा प्रोफाइल भी देखना चाहिए। ये नहीं कि आप एक दूध वाले को आप क्रिकेट फ्रेंचाइज दे दें, आप एक अखबार वाले को दे दें, टीवी वाले को दे दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए आपका थोड़ा सा एक, आप क्रिकेट को इज्जत दें, आप क्रिकेट से पैसे बना रहे हैं, आप क्रिकेट से नाम बना रहे हैं, इसको इज्जत दें। उन लोगों को दें जिनका कोई, जैसे नदीम उमर है, उन्होंने पैसा, वो एक बिजनेसमैन भी थे और क्रिकेट में बड़ा काम किया, उनका हक बनता था, उन्होंने लिया। अब मुझे बताएं इस्लामाबाद यूनाइटेड जिन्होंने लिया कौन है वो लोग, कहाँ से आए, किसी को पता है? नोबडी नोस, लेकिन वो बने हुए हैं और फ्रेंचाइज उनके पास है। लेकिन तो चले सर, ठीक है, 10 साल फ्रेंचाइज से चल रही है, ऊपर सब चला कुछ। गए, ये भी बड़ी बात है, कामयाबी से ये भी बहुत है। नहीं अरसलान देखें, मैं आपसे इख्तलाफ, उन्होंने चलाया नहीं है, उन्होंने बर्बाद किया है। बाय लॉज में क्या लिखा है? आप एकेडमी बनाएंगे, बाय लॉज में लिखा है आप हाँ जी, शहर की यूनिवर्सिटी। क्रिकेट में हिस्सा डाले, कम से कम उस रीजन की क्रिकेट क्या में अपना किया हिस्सा उन्होंने? डाले। मुझे बताएं क्या किया उन्होंने? कराया कुछ? नथिंग। लाहौर कलंदर्स ने थोड़ा किया है और थोड़ा बहुत मुल्तान सुल्तान ने, अली तली ने किया था। बहरहाल ये सब चीजें जो है, ये क्रिकेट बोर्ड जानता है उन्हें क्या करना है। हम लोग अपने लेवल से ऊंची बात नहीं कर सकते, लेकिन अफसोस होता है इस बात का कि आप जो बात कहते हैं वो पूरी नहीं करते हैं। तो इसलिए जो कुछ हुआ है ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात जो मैं कहना चाह रहा था पहले, कोचेस पे हो रही थी, एक बेहतरीन, 2 बेहतरीन आदमी हमारे पास सिस्टम में, आप रियली इसको उनको कोचेस बना दें, वो आपको ऐसे बॉलर्स निकाल के दे देंगे, फास्ट बॉलर्स, एजाज चीमा और अब्दुल रऊफ। एजाज चीमा मैंने देखा, बेहतरीन कोच है, इससे अच्छा कोच रनअप ऐसा समझाता है वो कि रनअप क्या चीज होती है, कहाँ पे स्पीड सर ये अंडर 19 के चीते बॉलर्स आपको उन्होंने निकाल के दिए सारे। देखे ना, अली रजा उन्होंने बनाया, एजाज जी, चीमा ने, और उन्होंने एजाज वो चीमा के अहमद साथ दानियाल हसन ये पर भी किया है। काम किया है, अहमद दानियाल पर है भी ना? काम किया है। हाँ, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है, ना फ्रेंचाइज पूछती है बेचारे, ना उनको पीसीबी पूछता है। एक लगी बंदी उनकी 50-60 हजार तनख्वाह बेचारे सर की है, हनीफ एजाज मलिक चीमा। खुद बहुत अच्छा कोच है, मैं उसके बड़े हनीफ हक में मलिक हूँ। बहुत अच्छा है, खुद बैटिंग बैट्समैन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन हनीफ मलिक की जो है, मैंने देखा है कि वो बारीकियों पे काम करता है, जी, बैट कहाँ आ रहा है, हेड कहाँ आ रहा है, ये चीजें। तो हमारे पास बैकग्राउंड में बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके पास दिमाग भी है, लेकिन हम कहाँ लगे हुए हैं? आकिब जावेद पे, वसीम अकरम, आखिर, और दोनों थर्ड क्लास हैं कोच, थर्ड क्लास वकार दोनों। यूनुस, ना सर वसीम वसीम अकरम, अकरम तो आते ही नहीं है ना। वकार यूनुस आकिब जावेद, वकार यूनुस आकिब जावेद, इससे बाहर ही बस नहीं आ रहे हैं हम। अच्छा, ये इससे बड़ी बाहर ही अच्छी नहीं आते आपने हैं। 2 नाम लिए, इस पे मैं मजीद बात भी करूँ, ये आपने अच्छे नाम ले लिए। जहांगीर साहब पहले जरा पीएसएल पे कोई एक कमेंट दें, फिर ये जो 2 नाम लिए, आप इन सबको जानते हैं बड़ा क्लोजली। एजाज चीमा बड़ा जीनियस है, अब्दुल रऊफ पढ़ा लिखा है, वो पीएचडी भाई, वो बंदा पढ़ा लिखा बंदा, पीएचडी, वो स्पोर्ट्स साइंसेस जानता है, नॉट ओनली कोचिंग, वो स्पोर्ट्स साइंसेस जानता है। सिर्फ बर्दाश्त इसलिए नहीं है, बहुत कड़वा बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं पीएसएल के बारे में कहूँ, हैदर भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की है। देखें जी, आपने जिसको भी फ्रेंचाइज क्रिकेट देनी है, कम से कम उसका प्रोफाइल आप लाजमी चेक करें। देखें, ये सिर्फ एक फ्रेंचाइज की बात नहीं है, ये इज्जत पाकिस्तान का की मामला। पिक्चर होती है। सही बात है। पीएसएल जो है एक पाकिस्तान का ब्रांड है। जब आप किसी को भी इसमें लाते हैं तो कम से कम उसका प्रोफाइल चेक करें, उसकी स्क्रूटनी करें, फिर आप जाके उसको एक फ्रेंचाइज दें। देखें, एक पाकिस्तान की फ्रेंचाइज लेना कोई ऐसी बात नहीं है, एक पूरा दुनिया जो है वो देखती है कि एक फ्रेंचाइज कौन रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। उसके अलावा अगर आप देखें पीएसएल में, तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा पीएसएल का मुझे तो एक बड़ा अफसोस हो रहा है, जो कि वहाँ पे ऑडियंस नहीं होगी तो वो ज़रा हमारा मज़ा फीका पड़ेगा। अगर वहाँ पे कोई एक सिक्योरिटी इश्यूज़ ना हो तो मेरे ख्याल में ये लाजमी करना चाहिए, इससे हमारी क्रिकेट बड़ी देखिए इस ऊपर बार जाएगी। दुनिया के बड़े तरीन खिलाड़ी उतर रहे हैं, ये हाँ बड़ी जी, बात है। जी। आपको स्टीव स्मिथ भी आ रहा है, हर लबेशान भी आ रहा है, हर वो प्लेयर जो अभी खेल रहा है रिसेंटली क्रिकेट, वो आ रहा है। क्रिकेट की खूबसूरती शायकीन से है, और शायकीन ना हो तो फिर आपको पता है क्रिकेट जो है वो मान पड़ अब जाती है। सर कोच अली भाई, ये 2 लोगों देखिए, पे comment मेरा है। जो अपना ख्याल है ना जी, जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम है ना, उसमें तो आपको अच्छे कोचेज नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको अच्छे प्लानर्स चाहिए। वाह वाह, ठीक बहुत है, अच्छे। अगर आपने कोचेज को यूटिलाइज करना है, आप कहते हैं जी हनीफ साहब बहुत अच्छे कोच हैं, तो उनको इंटरनेशनल से निकाल के उनको डोमेस्टिक में लाएं। उनको डोमेस्टिक में ज़रूरत है। देखें, जितने भी आपके रीजन्स की टीम है, आपकी फर्स्ट क्लास की टीम्स हैं, वहाँ पे आपको कोचेज चाहिए। अभी आपने मेंशन किया जी, एजाज ने और अब्दुल रऊफ जो है वो बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, तो उनको भी आप हमें इनिशियल जो हमारी स्टेज है वहाँ पे लाएं।
हमें इनको अंडर 19 क्रिकेट दें, इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट दें, इनको ग्रास रूट लेवल पे लेके आएँ। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जितने भी बड़े कोचेस देखते हैं उन्होंने कौन से फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं, कौन से इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है। वहाँ पे अच्छे प्लानर्स चाहिए, वहाँ पे अच्छे मैनेजमेंट वाले चाहिए जो कि क्रिकेट को मैनेज कर सकें, उसकी प्लानिंग कर सकें कि हमने बैटिंग में कैसे चलना है, बॉलिंग में। वहाँ पे आपको टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े प्लेयर जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके आपने अगर टेक्निक सीखनी है तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है आपकी क्रिकेट का, कि आप इंटरनेशनल देखें ना, हमने अच्छे कोचेस जो होते हैं हम उठा के उसको इंटरनेशनल अरीना में ले जाते हैं। उन कोचेस की ज़रूरत हमें अंडर 19 में है, हमें स्कूल क्रिकेट में है, हमें ग्रास रूट लेवल पे है। तो मैं नहीं चाहूँगा कभी भी कि अब्दुल रऊफ़ को और एजाज चीमा को उठा के हम इंटरनेशनल क्रिकेट में ले जाएं। उनको भी हमें ग्रास रूट लेवल पे ही रखना चाहिए। और जो भी अच्छा कोचेज़ हैं मेरे ख्याल में उनको डोमेस्टिक में, ग्रास रूट लेवल पे, स्कूल क्रिकेट में यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, वो करते ना राहुल द्रविड़, उन्होंने काम ही वहाँ किया है। देखिए राहुल द्रविड़ के कोचिंग से आपको रिजल्ट भी नजर आए हैं। सर वही टीम आगे आई है, पूरी की पूरी अंडर 19 की लॉट आगे खेल रही है, उन्हीं की तैयार करना। बिल्कुल। और दूसरी बात जो है ना, आप अभी फाज साहब ने बात की थी कि जी वसीम अकरम वगैरह कितने मैचेस खेले हुए थे जो वो आ गए हैं। देखें वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। हाँ कुछ है, कोई एक्सेप्शनल, कोई इस तरह का टैलेंट आ जाता है कि जिसको आपने बगैर देखे ही आपने उसको फर्स्ट क्लास देखे बगैर ही खिलाना है, वो ही खिलाता होता है। भी नहीं खेला था। देखे ना आप भाई, इसमें मेरा एक पॉइंट है कि एक्सेप्शनल प्लेयर आ नहीं जाते हैं, एक्सेप्शनल प्लेयर लाए जाते हैं। मैं यही कह रहा हूँ। देखिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाते हैं, ये नजर होती है। मैं सिर्फ बात कर रहा था कि हमारे पास ना वो, अब मैं इसमें मिसाल ये देना चाहता हूँ कि समीर मिनास ने जब अंडर 19 में जैसी फॉर्म लगी हुई थी ना, उसको किसी छोटी टीम के खिलाफ खिला देना चाहिए था। लेकिन वो नजर ही नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें मैं ये कह रहा था कि देखें अगर अच्छे कोचेज आपके डोमेस्टिक में होंगे तो वो एक दो एक्सेप्शनल केस भी ऊपर ले जाएंगे, तो उस पर कोई इतराज नहीं करेगा। डोमेस्टिक में भी नहीं होने चाहिए। मैं आपको बताऊं, कोचेज जो है ना वो क्रिकेट एकेडमी में तो पहले पूरे कर ले। वो क्रिकेट एकेडमी किसके लिए बनाई हुई है? मैं यही कह रहा हूँ। देखें एकेडमीज में हो, ग्रास रूट लेवल पे हो, हम जितने भी कोचेज हैं हम चाहते हैं जी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कोचिंग करें। तो इंटरनेशनल, आपने आज बड़ी प्यारी बात की है कि इंटरनेशनल टीम के साथ सिर्फ एक प्लानर या कंसल्टेंट होना चाहिए। यस बिल्कुल सही बात है। अब बाबर आजम की आपने क्या कोचिंग करनी है, या माइक हेजमैन बाबर आजम की क्या कोचिंग करेगा? अगर कोई कृत्रिम दिमाग होए ना तो वो मुझे इसका जवाब दे दे। बिल्कुल सही बात है। देखें मैं तो यही, अभी आप बड़ी टीम जो भी उठा के देखते हैं, आपने बैकनन की बात अभी की थी, देखें वो कितना खेले हुए थे। सिर्फ ये था कि अच्छा चले एक शॉर्ट था, क्योंकि इस पे हम अगले फिर रखेंगे सर प्रोग्राम। एक शॉर्ट सी चीज, कल का मैच है, पहला मैच है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी? लाहौर और हैदराबाद किंग्स का है, कौन सरप्राइज करेगा जहांगीर साहब? मेरे ख्याल में तो हैदराबाद, क्योंकि कलंदर में जो हमारे आकिब साहब हैं उन्होंने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो फिर वही हाल हो रहा है लाहौर का भी। वो अच्छा क्या कहते हैं जी फहद? हैदराबाद लुक्स वेरी इम्प्रेसिव साइड, लेकिन पहला मैच है उनका, तो इसलिए आई कैन नॉट पुट माई मनी ऑन देम, बट दे आर गुड टीम। ओके हैदर भाई, कल के मैच के लिए आपका क्या, हैदराबाद या लाहौर कलंदर? देखिए हैदराबाद को कंबाइन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको बता दूं। लाहौर कलंदर ऑलरेडी कंबाइंड है वो, और सिकंदर रजा, शाहीन, फखर, ये सारे उनके जो है हारिस हो, तो एक साथ 5-6 साल से खेल रहे हैं। तो हैदराबाद के लिए चांसेस थोड़े से कम हैं। और हैदराबाद की बैटिंग मुझे इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही, मैं आपको सही बात बताऊं। लाबुशैन T20 के प्लेयर नहीं है, उन्होंने ले तो लिया है, बड़ा नाम समझते हैं, लेकिन लाबुशैन आपके लिए उसी तरह है जैसे आप टेस्ट क्रिकेट में जो है वो किसी ओके आपके मुताबिक वो लायबिलिटी हो सकता है। हाँ मेरे ख्याल से ये बोझ बनेंगे, बिल्कुल बोझ बनेंगे। ये कल इंशाल्लाह मैच देखेंगे, फिर आप लोगों को जहमत देंगे, इस पे करेंगे बात। जहांगीर खान साहब थैंक यू सो मच, फहद लियाकत थैंक यू सो मच, सैयद हैदर साहब थैंक यू सो मच। नाज़रीन कल फिर होगी आपसे मुलाकात, कल है पहला मैच, उस पर करेंगे बात। अपना ख्याल रखिएगा।